स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था असामान्य व्यवहार की मनोगत्यात्मक व्याख्या या मनोगत्यात्मक मॉडल के द्वारा व्याख्या। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी विचारधारा या व्यवहारवादी पॉइंट ऑफ व्यू या व्यवहारवादी मॉडल, जिसके हमारे संस्थापक थे वॉटसन, पावलोव, स्मिथ एंड थॉर्नडाइक। असामान्य व्यवहार की व्याख्या जो है व्यवहारवादी विचारधारा हमारे व्यवहारवाद के द्वारा उत्पन्न हुई। व्यवहारवाद के प्रमुख संस्थापकों में वॉटसन जो थे, उनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है, जब पैदा होता है बच्चा, वो एक कोरी स्लेट की तरह से होता है और हम उसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। उनका ये था कि असामान्य व्यवहार जो है वो हम वातावरण से सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं की, जैसे पर्यावरणवाद, प्रयोगवाद और आशावाद। पर्यावरणवाद के आधार पर उन्होंने इस बात पे बल दिया कि सभी प्राणी, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो पर्यावरण से संचालित होता है, उसके द्वारा प्रभावित होता है। हम लोग अपने पिछले जो साहचर्य हैं, पिछले अनुभव हैं, उनके आधार पर भविष्य के बारे में सीखते हैं। जैसे हमें कोई चीज, कोई क्रिया करने पर या कोई व्यवहार करने पर अगर हमें पुरस्कार मिलता है तो हम उस क्रिया को दोबारा दोहराना चाहते हैं या दोहराते हैं। अगर हमें दंड मिलता है तो हम उस व्यवहार को पुनः नहीं करना चाहते या उसे बचना चाहते हैं। दूसरी विचारधारा उनकी थी कि प्रयोगवाद। प्रयोग के माध्यम से उन्होंने ये पता लगाया कि पर्यावरण के कौन कौन से पहलू हैं जिनसे कि व्यवहार हमारा प्रभावित होता है, और अगर हम उसको परिवर्तित कर लें या उसको रोक लें तो कौन सी चीजें जो हैं वो समाप्त हो सकती हैं, कौन व्यवहार के कौन से पहलू हैं वो खत्म हो सकते हैं, या कौन से पहलू अगर हम उसको वापस लागू करें, वापस उसको देना चाहें तो वापस उनका रीइंस्टेटमेंट हो सकता है। तीसरा था आशावाद। आशावाद के आधार पर उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना है परिवर्तन। परिवर्तन जो है, अगर व्यक्ति जो है पर्यावरण का प्रतिफल है और वातावरण जो है, पर्यावरण जो है उसके कुछ पहलुओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो व्यक्ति के व्यवहार में भी या व्यक्ति में स्वयं में परिवर्तन आ जाता है। तो किस तरह का परिवर्तन आता है, क्या आता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। इन तीनों परिकल्पनाओं के आधार पर उन्होंने असामान्य व्यवहार की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है अपना सामान्य या असामान्य दोनों तरह का व्यवहार जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, गत अनुभवों से सीखता है। जब व्यक्ति जो है कुछ ऐसी आदतें सीख लेता है, कुसमयोजी व्यवहार अर्जित कर लेता है या कुछ ऐसी आदतें अर्जित कर लेता है, तो उसमें असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह हम लोग प्रयोग के द्वारा ये निर्धारित कर सकते हैं कि वातावरण के किस पहलू में परिवर्तन करने से कौन सा पहलू असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करता है, कौन सा नहीं करता है। मान लीजिए अगर कोई एक गलत आदत बच्चा सीख रहा है, तो उसमें अगर हम कुछ परिवर्तन कर दें कि वो आदत उसमें पनप ही नहीं पाए या उसको ऐसा मौका ही नहीं मिले कि वो उस गलत व्यवहार को कर पाए, तो हमने वातावरण में जो ही परिवर्तन किया तो बच्चा जो है उस पुराने कुसामाजिक व्यवहार को त्याग देता है, छोड़ देता है, और उसके आधार पे उसकी जगह हम नया कोई व्यवहार सीख लेते हैं। मान लीजिए हमें कहीं बच्चा खाली बैठा है तो वो गलत संगत में बाहर जा रहा है, अगर हम उसको घर पे ही कोई इस किसी क्रियाकलाप में लगा देंगे तो वो बाहर जाने की आदत छोड़ देगा जहाँ वो गलत संगत में जा रहा है और कोई नया क्रियाकलाप सीख लेगा। अब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब असामान्य व्यवहार करता है या उसका कुसमाजी व्यवहार उत्पन्न होता है, उसके दो कारण होते हैं। एक तो व्यक्ति जो है अपने समाजी व्यवहार में या व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करने में जब विफल हो जाता है तो असामान्यता उसमें आती है। दूसरा, अप्रभावी या कुसमाजी व्यवहारों को सीख लेता है, गलत आदतें या गलत व्यवहार कहीं से सीख लेता है, तो उसके अंतर्गत उसमें असामान्यता आती है। अब
व्यवहारवादियों ने कहा कि व्यक्ति जो है ये व्यवहार किस तरह से सीखता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को सिखाती हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं सीखने की, जिनके माध्यम से व्यक्ति असामान्य या सामान्य व्यवहार करना सीखता है। ये दो तरह की प्रक्रियाएं हैं, पैवलोवियन या क्लासिकल अनुबंधन, तथा दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट या क्रिया प्रसूत या साधनात्मक सीखना या अनुबंधन। ये दो प्रक्रियाएं हैं। पैवलोवियन या क्लासिकल अनुबंधन जो है उसको हम प्राचीन सिद्धांत कहते हैं, और वो पावलोव, आईवी पावलोव जो थे, आईपी पावलोव, उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी उद्दीपक और अनुक्रिया जो है उनके बीच में सामयिक साहचर्य जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक कुत्ते के ऊपर किया, और उन्होंने कहा कि जब हम स्वाभाविक उद्दीपक उसको देते हैं, किसी भी व्यक्ति को या किसी प्राणी को, और उसके बीच जो रेस्पॉन्स होता है वो हमारा किस पे निर्भर करेगा कि जो हमने स्वाभाविक उद्दीपक दिया है और अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, उन दोनों के बीच का अंतर किस पे है, कितना है, समय का साहचर्य उनके बीच में कितना है। जैसे कुत्ते को उन्होंने भोजन दिया कि उन्होंने घंटी बजाई, भोजन दिया, और फिर कुत्ते ने लार टपकाई, तो उसके बीच में उनका कितना प्रयास है, कितना समय है घंटी बजने में, भोजन देने में और लार टपकने में, ये इनके बीच की प्रासंगिकता जो है वो निर्भर करती है कि व्यवहार किस तरह का या प्रतिक्रिया किस तरह की होगी। उन्होंने कहा कि इसमें भी दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है अर्जन, एक होता है विलोपन। मान लीजिए कोई बच्चा है घर में, हम उसको अच्छा व्यवहार सिखाना चाह रहे हैं, तो अगर वो अच्छा व्यवहार करता है या दिन में अच्छा काम करता है तो हम उसको चॉकलेट देते हैं या टॉफी देते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो उसके आधार पर वो क्या करेगा कि हाँ, मैंने ये काम किया, आज अच्छा काम किया तो मुझे पुरस्कार मिला, यानी उसने एक अर्जन की क्रिया, एक क्रिया सीखी है। तो यहाँ जो है बच्चा उस व्यवहार को बार बार करना चाहेगा क्योंकि उससे उसको पुरस्कार मिल रहा है। दूसरा है विलोपन की क्रिया। विलोपन क्रिया जो है उसके अंतर्गत, विलोपन प्रक्रिया में जैसे हमने पहले उसको सिखा दिया कि एक अच्छा काम करेगा तो हम उसको चॉकलेट देंगे, उसने ये चीज सीख ली। लेकिन अगर हम धीरे धीरे ये करें कि बच्चे को हमने अच्छा व्यवहार करने पर हम चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या होगा, उस प्रक्रिया को भूल जाएगा, उसका विलोपन हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको पुरस्कार नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण, यानी कि जो पुरस्कार है वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस होता है, तो अगर वो नहीं मिलता है, अगर सीएस नहीं दिया जाए तो, या पुरस्कार उसको नहीं दिया जाता है, तो विलोपन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन प्रक्रियाओं का महत्व इस प्रकार है। क्लासिकल अनुबंधन का असामान्य व्यवहार में बहुत ज्यादा महत्व है। इसके द्वारा हम बहुत सी क्रियाएं जो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होती हैं, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से होती हैं, जैसे डर, चिंता, इन सब को हम अनुबंधित कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको हम अगर अंधेरे से डर लगता है तो हम ये कर सकते हैं कि उसको हम अंधेरी जगह में डर में रहना सिखा सकते हैं। जिस चीज से डर लग रहा है उसको हम थोड़ी देर उस परिस्थिति में रखें ताकि वो उसका आदी हो सके, उसके साथ समायोजन करने में उसको मदद हो सके। तो धीरे धीरे वो क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा सीख लेता है। कोई चीज में ज्यादा डर लग रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को बिल्ली से डर लगता है, तो हम उसको थोड़ी देर बिल्ली के साथ बैठाएंगे। हो सकता है उस पूर्व में उसको बिल्ली के साथ कुछ इस तरह के अनुभव रहे हों जो कि उसके लिए बहुत कष्टकारी हो, या उसका डर उसके साथ पैदा हुआ हो। लेकिन धीरे धीरे जब वो उसके साथ रहेगा, थोड़ी देर समय बिताएगा, उसको लगेगा बिल्ली उसको अटैक नहीं कर रही है, डर वाली बात नहीं है, तो धीरे धीरे उसका डर उसके साथ समाप्त हो जाता है। अनुबंधन जो है, इसी प्रकार विलोपन के आधार पर जो हम कुछ चिकित्सा करते हैं, जिनका उपयोग हम दुर्भीति और चिंता के उपचार में कर सकते हैं। इसके द्वारा जो है, जो सामूहिक विकृतियां होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, और उन सामूहिक विकृतियों का हम
इलाज इसके अंतर्गत कर सकते हैं। पेवलोवियन जिसको चिकित्सा हम कहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा हम फ्लडिंग या क्रमबद्ध असंवेदीकरण आदि चिकित्सा कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति में दुर्भिति यानी डर और चिंता का उपचार किया जा सकता है। फ्लडिंग जो है, फ्लडिंग के अंतर्गत व्यक्ति को जो उसकी भय की परिस्थिति है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा भय लगता है, जैसे मान लीजिए अब किसी को लगता है मैं पानी में डूब जाऊंगा, तो हम एक छोटे ऐसी जगह जहाँ वो डूबेगा नहीं और हम उसको उस पानी के अंदर कि भी चलो तुम इसके अंदर थोड़ी देर रहो, उसको उस परिस्थिति में रखा जाता है जिससे कि उसको चिंता लगती हो, चिंता उत्पन्न होती हो। उसके बाद में हम उसको कई घंटों तक उसके साथ अभ्यास करवाते हैं कि वो उस परिस्थिति में वहाँ रहे। धीरे धीरे उसको लगने लग जाता है कि वो उस भय से मुक्त हो रहा है और मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, इसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, मैं तो उसमें डूबा भी नहीं, इतनी देर से उसके साथ पानी में मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे डर नहीं है। तो धीरे धीरे इस तरह उसकी डर उत्पन्न जो हुआ था पहले वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो है चिंता विकृति यहाँ पे निदान कर सकते हैं। धीरे धीरे हम एक और चिकित्सा पद्धति आती है जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध असंवेदीकरण। क्रमबद्ध असंवेदीकरण जो है, यहाँ हम जो व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार की डर या चिंता है, वहाँ उसको पहले हम जैसे किसी को लगे कि थोड़ा अंधेरा है, अंधेरे से डर लगता है, तो पहले हम उसको थोड़े अंधेरे में रखेंगे और फिर से हम उसको और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लगातार उस परिस्थिति में उसको ये और उससे कहेंगे कि तुम इससे बाहर आने का कल्पना करो, तुम इस परिस्थिति में हो, उसके बाद तुम और ज़्यादा गहरे पानी में जा रहे हो, तब कैसे बाहर निकलना, सिर्फ उसको कल्पना करने के लिए इसमें कहा जाता है। और वो धीरे धीरे उसका क्रमबद्ध संवेदीकरण या असंवेदीकरण उसका यहाँ पे करवाया जाता है। धीरे धीरे उसको थोड़ा आगे की परिस्थितियों में कि ज़्यादा अपने आप को सहज महसूस कर रहा है वहाँ चले, फिर उसके बाद और ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन जहाँ आएगी उसको महसूस करे, वहाँ वो किस तरह उससे बाहर आएगा इसको महसूस करे। तो इस तरह से उसका चिंता को हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली विधि आती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के हम साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। थॉर्नडाइक और स्किनर जो थे, इन्होंने इसके बारे में बताया। साधारणतः यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित है। स्किनर ने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करके इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के रूप में लोकप्रिय बनाया। उनके अनुसार व्यक्ति ये सीखता है कि कोई भी लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, कैसे वो किसी पुरस्कार को प्राप्त कर सकता है या किसी दंड से दूर रहने को कैसे सीख सकता है। लेकिन लक्ष्य जो होगा वो पुरस्कार पाना भी हो सकता है और किसी दंड से दूर रहना सीखना भी हो सकता है। यहाँ व्यक्ति अगर वांछित उद्दीपक उसको चाहिए तो वो एक अनुक्रिया करेगा और वो पुरस्कार की प्राप्ति उसे हो जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसको पुरस्कार मिलता है तो वो उसको सीख लेगा पुनर्बलन के नियम के अनुसार, और अगर उसको दंड मिलता है तो वो उससे दूर रहना सीख लेता है। धीरे धीरे इसके द्वारा भी अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया गया जिससे क्रिया प्रसूत चिकित्सा की जाती थी, जैसे शेपिंग, टाइम आउट, अनुक्रिया लागत और सांकेतिक व्यवस्था।